तो चलिए सर शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। आज हम एक नया टॉपिक जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करवाने जा रहा हूं आज, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली दोस्तों हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर से कॉस्ट कम भी हो सकती है, कॉस्ट बढ़ाई भी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ कि मैं डेट से फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि मैं कहां से फाइनेंस कर रहा हूं। अगर मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं कितना डेट से ले रहा हूं, कितना इक्विटी से ले रहा हूं। मैंने पहले बताया था कि एक जगह से हम पैसा नहीं लेते एंड कुछ पार्ट हमारा डेट से होता है, कुछ पार्ट हमारा इक्विटी से होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली यही है कि कितना मैं डेट से ले रहा हूं, कितना इक्विटी से ले रहा हूं, जो कॉम्बिनेशन बनता है ना उसी को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल हम स्लाइड्स में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो क्या है सर कैपिटल स्ट्रक्चर? मिक्स है। मिक्स किसका मिक्स है सर? मिक्स है किसका मिक्स है? मिक्स है डेट एंड इक्विटी का। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन द ओनर एंड बोरोड फंड। अगर मैंने वही बात सर, मैंने 5 लाख लेना है, कितना ओनर फंड यानी कि इक्विटी, बोरोड फंड यानी कि डेट, उस 5 लाख में से इक्विटी से मैंने कितना लिया, उस 5 लाख में से डेट से मैंने कितना लिया, एंड जब ये मिक्स तैयार होता है सर, रेडी होता है, उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। There shall be referred as equity and debt in a subsequent text. It can be calculated as debt minus equity ratio, debt equity ratio, that is debt equity ratio, and that is debt divided by equity as a proportion of a debt out of a total capital. दोस्तों आपने अकाउंट्स में भी की होगी डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो कितना डेट है, कितना इक्विटी है, यही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंट इन देयर कॉस्ट रिस्कनेस फॉर द फर्म। कॉस्ट ऑफ अ डेट इज लोअर। मैंने पहले ही बताया है सर, डेट में कॉस्ट लोअर होती है। Cost of a debt is lower than cost of a equity for a firm because lender risk is lower than the equity shareholder risk. सर अगर मैंने डेट से पैसा लिया, डेट में तो सर ये ऑब्लिगेशन है कि मेरे को इतने टाइम बाद इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इतने टाइम बाद उसका रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सामने वाले का रिस्क कम हो गया है ना, सामने वाले का रिस्क कम हो गया। जितना सामने वाले का रिस्क कम होगा सर, जो मेरे को पैसा दे रहा है उतना रिटर्न वो कम चाहेगा। अगर मैं कम भी दूं ना तब भी उसे चलेगा सर, क्योंकि उसका रिस्क कम है। अगर सामने वाले का रिस्क ज्यादा होगा, जैसा कि इक्विटी का है, इक्विटी का सर डिविडेंड मैं दूं चाहे ना दूं मेरी मर्जी है, अगर मैंने नहीं दिया तो उसका रिस्क कितना बढ़ गया सर, उसका रिस्क कितना है, तो वो मेरे से ज्यादा रिटर्न चाहेगा इन कंपैरिजन टू डेट। तो दिमाग में रखिए, सामने वाला जब मैंने पैसा रिसीव किया एंड जब मैं उसका इंटरेस्ट देता हूं तो डेट का सर रिटर्न कम मिलता है उसको। वो कम रिटर्न में भी खुश हो जाता है कि मेरा पैसा तो एटलीस्ट सेफ है, बट इक्विटी में शेयर होल्डर रिटर्न भी ज्यादा चाहता है। अगर मैंने वो रिटर्न उसे नहीं दिया तो इक्विटी शेयर्स का रेट, प्राइस, मार्केट प्राइस कम हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा दोस्तों। कॉस्ट ऑफ अ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट का कॉस्ट कम होता है इक्विटी से। ठीक है, फॉर अ फर्म बिकॉज लेंडर रिस्क इज लोअर। लेंडर जो मेरे को पैसा दिया है ना, जिसने उस डेट का जो लेंडर है वो उसका रिस्क क्या है सर, उसका रिस्क कम है, इसीलिए उसकी कॉस्ट कम है। देन इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क, since lender earn a assured return and repayment of a capital, therefore
दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। आ गई ना वही बात, उसको पता है सर कि उसको टाइम सिर, अगर मैंने टाइम आया मैंने उसको इंटरेस्ट पे कर देना है, टाइम आया मैंने रीपेमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कर देनी है, डेट वालों को पता है सर, तो वो कम रिटर्न में भी खुश हो जाते हैं। एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन अ डेट इज डिडक्टिबल एक्सपेंस। सर जब भी, मैंने पहले ही बताया है कि जब भी मैं डेट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सभी ने +1 में डाला है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेबल है तो यहां पे एक्सपेंस डाला, उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया। नेट प्रॉफिट पे क्या लगता है सर? टैक्स लगता है, उसकी वजह से हमारा टैक्स कम हो जाएगा। बट क्यूटी में ऐसा नहीं होता। क्यूटी में डिविडेंड, कभी देखा है डिविडेंड यहां डाला हुआ? कभी भी डिविडेंड P&L अकाउंट में नहीं जाता, तो डिविडेंड डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। इसकी वजह से टैक्स हमारा कम नहीं होगा, टैक्स उतना ही रहेगा। तो टैक्स उतना ही रहेगा तो क्या है, ये एक तरह टैक्स में इंक्रीमेंट करता है अगर मैं एक्टिविटी से सर प्रेफर करता हूं तो। ठीक है, तो आगे क्या है कंप्यूटेशन ऑफ, देखिए वही आ गया, इंटरेस्ट पेड ऑन अ डेट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ अ टैक्स लायबिलिटी वेयर एज डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इंक्रीज यूज ऑफ अ डेट, अगर मैं डेट ज्यादा यूज करता हूं सर, देयरफॉर इज लाइकली टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर मैं डेट ज्यादा यूज करता हूं, मेरे को रिटर्न ज्यादा कम देनी पड़ेगी, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। डेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी remain unaffected because payment of interest and return of a principal is, यहां पे लिख लीजिए monetary। मेरे को सर पेमेंट करनी ही पड़ेगी। मॉनेटरी का मीनिंग क्या है कि जरूरी है पेमेंट करना। जो कि मैंने डेट से अक्वायर किया है ना, उसका प्रिंसिपल भी मेरे को पे करना है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, एंड इससे मैं बच नहीं सकता सर। तो मेरा रिस्क बढ़ गया सर, एंड सामने वाले का रिस्क कम है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स आगे यही फर्दर डिस्कस करते हैं। आगे देखते हैं सर, आगे भी वही है, वही स्टोरी अभी दिख रही है आपको, जो आप देख पा रहे हो अभी। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये पैरा नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, वही घूम घूम के मैंने बेसिकली एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाई हुई है, एंड एनसीईआरटी में वही घूम घूम के हमें दोबारा आई जा रहा है। हम डिस्कस करते हैं सर फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है सर? फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क है कि मैं कितने % चांसेस हैं कि मैं इस पेमेंट को डिफॉल्ट कर दूंगा। अगर मैं डेट से पैसा लूंगा तो सर डिफॉल्ट तो मतलब ही नहीं, मैं डिफॉल्ट नहीं कर सकता। अगर इक्विटी से पैसा ले रहा हूं तो बिल्कुल डिफॉल्ट कर सकता हूं। मेरा फाइनेंशियल रिस्क यहां पे मैं डिफॉल्ट कर सकता हूं सर, इक्विटी मेरी अर्निंग नहीं हुई एंड उधर मैं नहीं पेमेंट करूंगा, तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क कम है इक्विटी के केस में। बट व्हेन इट कम्स टू डेट तो सर, तो जब उनकी मैंने पेमेंट करनी है, जब टाइम पीरियड आएगा वो तो मेरे से मांगने आएगा, मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर मेरे पास अर्निंग हुई है, अगर मेरे पास चाहे अर्निंग नहीं हुई। अगर नहीं हुई सर, मेरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा मेरे को, बट उनको उनकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। देखिए, फाइनेंशियल रिस्क इज अ चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। ओके, फाइनेंशियल रिस्क क्या है वो मैंने बता दिया अभी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस थस अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। मैंने पहले ही बताया सर, फाइनेंशियल रिस्क हमारा किस केस में कम है? डेट में ज्यादा है, इक्विटी में कम है। ओके, a capital structure will be said to be optimal when the proportion of a debt and equity is such that the result in the increase in the value of a equity share। सर जब हमारा ये ऑप्टिमल कब माना जाएगा कि डेट एंड इक्विटी कब ऑप्टिमल है? जब हमारा इक्विटी शेयर इंक्रीज होने लग जाएगा ना, इंक्रीमेंट होने लग जाएगा, तब ही माना जाएगा कि क्या माना जाएगा? तब कि हमारा जो
डेट एंड इक्विटी शेयर्स का कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमल है। अभी ये डिपेंड करता है सर कि इक्विटी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही। ओके, इन अदर वर्ड ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू द कैपिटल स्ट्रक्चर वुड रिमेन एम्फेसिस ऑन इंक्रीज इन द शेयर होल्डर वेल्थ। द प्रपोर्शन ऑफ अ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। अभी मैं आपको फाइनेंशियल लीवरेजेस एंड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से यहां पे देखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ। स्टेटमेंट क्या है सर, वो मैं ड्रॉ करवाने लगा हूं। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, सबसे पहले यहां पर होता है, क्या होता है सर, यहां पे सबसे पहले होता है ईवीआईटी। ईवीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले आएगा ईवीआईटी। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे जो भी हमारा ईवीआईटी आएगा वो मैं यहां पे लिख दूंगा। ईवीआईटी का मीनिंग क्या है सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईवीआईटी लिख दिया। उसके बाद मैं कुछ डिडक्ट करूंगा, हटा दूंगा कुछ ईवीआईटी से, मीनिंग इसमें अभी इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हुआ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दूंगा। मैं इंटरेस्ट को डिडक्ट करने जा रहा हूं। इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया सर। जब मैंने इंटरेस्ट को अर्निंग मींस प्रॉफिट कौन सा, कि टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस इसमें से अभी नहीं हुआ। तो मैंने पहले ही बताया है कि पीएनएल में हम इंटरेस्ट डालते हैं, पीएनएल में जो इंटरेस्ट डालते हैं अगर मैंने वो डाल दिया तो डेफिनेटली इसे माइनस कर कर हमारा ये क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज ईबीटी। इसका भी आप लिख लीजिए, यहां पे क्या है ईबीटी का, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले की अर्निंग, बिफोर टैक्स। तो मैंने क्या करना है सर, अभी ईवीटी निकाल लिया। पहले था ईवीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से जब मैंने इंटरेस्ट निकाला तो मेरे पास रह गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो निकल चुका। तो अभी इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। एंड जब मैंने टैक्स माइनस किया है ना, जब मैंने टैक्स माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, ईएटी। ईएटी का फुल फॉर्म क्या है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स अर्निंग जो टैक्स को डिडक्ट कर कर बाद में आएगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अर्निंग आफ्टर टैक्स कहते हैं। एंड वो हम यहां पे राइट डाउन कर देंगे। अभी ईएटी आ गया सर, ईएटी आ गया तो अभी क्या करना है, आगे हमने ईपीएस निकालना है। ईपीएस का मीनिंग क्या है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अभी जो ये अमाउंट बची अर्निंग आफ्टर टैक्स की, बेसिकली यही अमाउंट इक्विटी शेयर्स की है। तो इक्विटी शेयर्स की कितनी अमाउंट है सर, वो हम ऊपर लिख देंगे, दैट इज ईपीएस। एंड डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ अ शेयर से। ईपीएस निकालने के लिए ईएटी ऊपर लिख लेंगे एंड ईएटी को डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से। देखिए यहां पे ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और वट एवर में भी, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अ शेयर, एक शेयर का कितना अर्निंग हो रहा है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। सर ऐसे समझ में नहीं आया, चलो लिख तो लो दोस्तों, आगे मैं इसे न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करता हूं एंड उससे आपको पक्का समझ में आएगा। यहां पे ये राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर एंड मेरे साथ साथ आगे प्रोसीड करते चलो। सर शुरुआत करते हैं हम एक न्यूमेरिकल से। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। बिजनेस में भी न्यूमेरिकल है सर, बिल्कुल बिजनेस में भी न्यूमेरिकल है एंड सीबीएसई में आ भी सकता है। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक करवाने जा रहा हूं। तो यहां पर क्या है सर, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो मैंने पहले स्टेटमेंट बनाई थी वो आपने याद रखनी है, दिमाग में होनी चाहिए वो, अगर आपने ये न्यूमेरिकल मेरे साथ प्रोसीड करना है तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास कंपनी एक्स है एंड उसने टोटल फंड कितने यूज किए, 30 लाख रुपीस। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है हमारा, इंटरेस्ट रेट है 10%, टैक्स रेट है 30%, ईवीएटी है 4 लाख एंड डेट। अभी डेट की बात करते हैं सर। टोटल फंड है हमारे पास कितना है सर, टोटल फंड कितना यूज करना है मैंने, 30 लाख। अभी इस डेट में 3 सिचुएशंस दी हुई हैं। सिचुएशन 1 कि हमने डेट नील यूज किया, मीनिंग सभी फाइनेंस इक्विटी से किया। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर, या तो पैसा डेट से आएगा या तो पैसा इक्विटी से आएगा। ठीक है, तो डेट नील है सर, तो जाहिर सी बात है कि मैंने पैसा इक्विटी से रेज किया। तो इक्विटी कितनी रेज की मैंने, 30 लाख। सिचुएशन टू क्या है सर, सिचुएशन 2 में टोटल फंड वही है 30 लाख। ठीक है, तो उसमें क्या है सर, उसमें मैंने डेट 10 लाख यूज किया, मीनिंग मैंने 20 लाख इक्विटी से लिए, 20 लाख इक्विटी 10 लाख डेट, जैसा कि हमें इस सिचुएशन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में डेट कितना लिया हमने, डेट लिया 20 लाख रुपीस। सिचुएशन थर्ड डेट है सर, देखिए 20 लाख रुपीस का डेट। टोटल फंड कितने हैं, टोटल फंड है सर 30 लाख रुपीस। 30 लाख रुपीस में से इक्विटी कितनी है, 10 लाख, डेट कितने हैं, 20 लाख। तो डेट को छोड़कर जो बाकी रेस्ट ऑफ ऑल पैसा है ना, मैं कहां से रेज करूंगा सर, इक्विटी से। जाहिर सी बात है सर। तो आगे चलते हैं, आगे हम इसकी वही स्टेटमेंट मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए दोस्तों, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सिचुएशन 1। ओके, सिचुएशन 1 पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सर क्या आता है, भूल गया मैं क्या आता है। सबसे पहले मैं याद करवाने जा रहा हूं, अगर दोस्तों आप भूल गए, सबसे पहले आता है ईवीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें दिया हुआ है सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपीज। यहां पे देखिए इधर हमें 4 लाख रुपीज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 4 लाख रुपीज ईवीआईटी राइट डाउन कर देंगे। अभी मैं डिडक्ट करने लगा। ठीक है, क्या क्या डिडक्ट करने लगा सर, ईवीआईटी का मीनिंग क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मीनिंग इंटरेस्ट को पहले बाहर निकालो, इंटरेस्ट तो बाहर जा एंड तेरा यहां पे डिडक्शन होने लगा है इंटरेस्ट। मैं सोचने लग गया सर कि इंटरेस्ट कितना लगाऊं स्टेशन 1 में। स्टेशन 1 कर रहा हूं दोस्तों, तो स्टेशन 1 में मैंने कहां से पैसा रेज किया, मैंने टोटल फंड 30 लाख ही इक्विटी से रेज किया है। अगर सर मैंने इक्विटी से रेज किया तो क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा, मैंने डेट से पैसा ही नहीं लिया। जब मैंने डेट से पैसा नहीं लिया तो मैं इंटरेस्ट काहे को दूं से, तो यहां पे इंटरेस्ट हो जाएगा सर नील। हाँ, इंटरेस्ट नील हो गया सर। अभी ईवीआईटी के बाद क्या आता है सर, इंटरेस्ट निकाल दिया तो क्या रह गया सर, ईबीटी, इंटरेस्ट निकल गया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, अभी टैक्स निकालना रहता है, तो यहां पे कितना आएगा, 4 लाख। 4 लाख में से अभी क्या करना है सर, टैक्स निकाल देना है। अभी टैक्स की डिडक्शन करेंगे। टैक्स कितने परसेंट है, टैक्स भी दिया होगा, ये देखिए टैक्स रेट दिया हुआ है हमें 30%। तो अगर मैंने सर 4 लाख का 30 ईवीटी का करना है, ठीक है, तो ईवीटी कितना है सर, 4 लाख। 4 लाख का 30% किया तो कितना आ गया सर, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आ गया। एंड अभी हमारे पास ईएटी कितना आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आया 4 लाख में से हम 1,20,000 को डिडक्ट कर देंगे तो कितना बच गया सर, कितना बच गया, 2,80,000 हमारे पास बच गया। ईपीएस निकाल लेते हैं सर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो कैसे होगा, अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है, ईएटी अपॉन नंबर ऑफ अ शेयर। तो पहले तो सर नंबर ऑफ अ शेयर मालूम होने चाहिए। सर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है,
तो 30 लाख के शेयर मैंने टोटल फंड कितना रेज किया फर्स्ट सिचुएशन में, इक्विटी से कितना रेज किया 30 लाख। तो हमारा सर शेयर्स कितने हुए, तो 30 लाख मैंने टोटल रेज किया एंड एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो कितना हो गया सर 3 लाख शेयर्स हमारे पास आ गए, 3 लाख शेयर्स। तो मैं क्या करूंगा, इसे 2,80,000 को 2,80,000 जो कि टोटल ईएटी है उसको 3 लाख रुपीज में डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ईपीएस निकल आएगा। तो ईपीएस कितना आया सर, 2,80,000 को 3 लाख से मैंने डिवाइड किया जब, तो ये ईपीएस आया मेरे पास 0.933। तो यहां तक तो सर ईपीएस तक मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये थी सिचुएशन 1। अभी चलते हैं सर सिचुएशन 2 में। सिचुएशन 2 में भी देखते हैं कि हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिचुएशन 2 क्या है सर, अभी चलते हैं सिचुएशन 2 में। सिचुएशन 2 में क्या है सर, मैं कुछ डेट यूज कर रहा हूं, कुछ इक्विटी यूज कर रहा हूं। तो मैं डेट कितना यूज कर रहा हूं सर, टोटल फंड तो उतने ही हैं, देखिए 230 लाख एंड डेट कितना यूज किया मैंने इक्विटी यूज की 20 लाख, डेट कितना यूज किया 10 लाख, ये हमारा डेट है सर। तो अभी इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, यहां पे 4 लाख रुपीज राइट डाउन कर दूंगा, ठीक है। 4 लाख में से क्या माइनस होगा सर, पहले तो इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा दोस्तों, क्योंकि 10 लाख का मैंने यहां पे डेट यूज किया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। तो 10 लाख का 10% किया तो ये कितना आ गया दोस्तों, 1 लाख रुपीज। 4 लाख में से 1 लाख निकाल दिया तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास 3 लाख रुपीज बच गया सर। अभी 3 लाख रुपीज हमारा ईवीटी है, अभी भी टैक्स निकालना रहता है। 3 लाख में से अभी टैक्स की डिडक्शन करेंगे। देखिए अभी टैक्स बच गया हमारा 90,000, टैक्स कम हो गया ना। अगर मैं इधर बात करूं, इधर कितना आ रहा था 1,20,000, अभी मैं इधर बात करूं तो इधर कितना आ रहा है 90,000। सर क्यों बचा ये, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया दोस्तों। इंटरेस्ट इज द डिडक्टेबल एक्सपेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तभी कहते हैं कि जब भी हम पैसा कहां से रेज करते हैं, जब भी हम पैसा डेट से रेज करते हैं तो वो कॉस्ट डिडक्टेबल होता है, जहां पे टैक्स भी बचाता है। देखिए अभी मेरा टैक्स कितना लगेगा 90,000, कहीं मेरे को पे करना था 120, अभी 30,000 कम पे करना है मेरे को। तो अभी ईडी कितना आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 आ गया सर। हाँ 210 आ गया। तो अभी मैं ईपीएस निकाल लेता हूं। ईपीएस क्या है, ईएटी 2,10,000 रुपीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पे मैं 20 लाख की इक्विटी यूज कर रहा हूं दोस्तों। तो अगर मैं 20 लाख को 10 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, यहां पे 2 लाख शेयर्स मैंने इशू किए हुए हैं। तो 2 लाख रुपीज मैं यहां पे राइट डाउन करूंगा एंड 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो हमारा ईपीएस बढ़ गया सर, बढ़ के कितना हो गया 1.05 हमारा ईपीएस आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा ईपीएस है। देखिए आपने एनालाइज किया एक, जब मैं डेट नहीं यूज कर रहा था तो ईपीएस कम था, अभी मैंने डेट यूज किया सर, ईपीएस इंक्रीज कर दिया डेट ने। मैंने डेट यूज किया, ईपीएस उसने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो आगे यही लीवरेज है सर, लीवरेज मींस इंक्रीज कर देना, जितना डेट आएगा उतना ईपीएस इंक्रीज होगा, प्रोवाइडेड उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन इसमें देख लेते हैं, सिचुएशन नंबर थर्ड। थर्ड सिचुएशन में क्या आएगा सर, वही हम फिर से करेंगे। कितना डेट है, ईवीटी कितना है सर 4 लाख एंड थर्ड सिचुएशन में आप देख सकते हो हमारी इक्विटी है 10 लाख, डेट है 20 लाख। 20 लाख
20 लाख में अगर मैं इंटरेस्ट लगाऊं 10% तो कितना आएगा सर? 20 लाख इंटू 10/100 कितना आया ये? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज निकल गया यहां से। अगर मैंने 2 लाख रुपीज निकाल दिया, मेरे पास क्या बचा सर? 2 लाख रुपीज। अभी 2 लाख रुपीज मेरे पास सेफ है, ठीक है, मेरे पास पड़े हैं अभी। उसमें फिर मैं इंटरेस्ट डिडक्ट करूंगा। इंटरेस्ट कितना है, सॉरी टैक्स कितना है? टैक्स डिडक्ट करूंगा। टैक्स कितना है? 30%। तो 30% जब मैंने डिडक्ट किया तो जो कितना आ गया? 60,000 डिडक्ट कर कर हमारे पास 1,40,000 EAT आ गया। 1,40,000, ठीक है। अभी मैंने तीनों का EAT निकाल लिया। EAT निकाल लिया। अभी मैं EPS निकालने जा रहा हूं थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन में सर EPS कितना होगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। तो यहां पे आएगा 1,40,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? मैंने कितना डेट लिया थर्ड सिचुएशन में? मैंने 20 लाख का डेट लिया, 10 लाख के शेयर्स लिए। अगर मैं 10 लाख को डिवाइडेड बाय 10 कर दूं तो ये 1 लाख हो गया सर। अगर मैं 1 लाख यहां पे लिख दूं, 1 लाख यहां पे लिखकर कितना आएगा? 1.40 हमारा EPS आ गया। यही हमारा EPS है, यही हमारा EPS है। तो तीनों स्टेशंस में मैंने आपको EPS निकाल कर दिखा दिया। एंड यहां पे अगर मैं डेट यूज कर रहा हूं, एक बात आपने देखी होगी। बात क्या देखी होगी सर? जितना डेट यूज करूंगा उतना ही EPS बढ़ता चला जाएगा सर, उतना ही EPS बढ़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ओके सर, ये बढ़ता कब है ये तो बताओ। जब रेट ऑफ रिटर्न देखिए, अभी इसमें रेट ऑफ रिटर्न ROI कैसे निकालेंगे? ROI निकालते हैं। ROI कितनी है सर? मैंने टोटल 4 लाख रुपीज अर्न किया एंड कितनी इन्वेस्टमेंट लगाकर? 30 लाख। मीनिंग इसका फॉर्मूला क्या बन गया सर? ROI का EVAT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कितना आया सर? कितने % ROI आया हमारा? 4 डिवाइडेड बाई 30। तो ROI हो गया सर 13.33%। 13.33% हमारा ROI है। रेट ऑफ टैक्स कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर सर ROI ज्यादा है इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, ROI है हमारे पास 13.33 एंड अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो सर ROI बड़ी है 13.333 बड़ा है 10% से। अगर ये बड़ा है ना तो यहां पे डेफिनेटली हमारा जितना मैं इंटरेस्ट बढ़ाता जाऊंगा, जितना मैं इंटरेस्ट इंक्रीज करता जाऊंगा सर, उतना ही मेरा EPS है जो वो बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कब? ये जैसे ये हो रहा है ना, मैंने पहले इंटरेस्ट कुछ भी नहीं यूज किया था सर, नील यूज किया था, तब 0.99933 था। अभी 1 लाख यूज कर रहा हूं इंटरेस्ट तो 1.05 हो गया सर। अभी 2 लाख यूज कर रहा हूं इंटरेस्ट तो कितना हो गया? 1.40। हमारा EPS बढ़ता चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि ROI हमारी 13.33 है, जो कि ग्रेटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ROI की बात करें तो 4 लाख मैंने अर्न किया 30 लाख लगाकर, तो ये 13.33% आ रही है, जो कि मैं फिर बोल रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर है। अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्मॉलर हो फिर क्या होएगा सर? फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जितना इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा EPS उतना डाउन जाएगा। यहां पे तो अप जा रहा है ना। अगर सर यहां पे 9% होता बाई चांस, जो ROI है वो 9% आती, तो हमारा क्या डाउन चला जाएगा सर? हमारा क्या डाउन चलेगा? हमारा EPS डाउन चले जाएगा। हमारा EPS डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बाई चांस हमारी ROI 10 से कम आई तो उसका भी हम केस करेंगे आगे।